हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर जो कि 2019 में पूछा गया था और ये रियल क्वेश्चन पेपर है। आगे आप समझ जाएंगे देख करके ही। और ये पार्ट नंबर आज का 30 है। इससे पहले हम 1 से 29 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष पेपर। तो वहां पर आप क्लिक करके सारे पार्ट्स जितने भी 1 से लेकर के 30 तक या उसके आगे आने वाले भी पार्ट्स होंगे वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो पिछले वर्ष के पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते होंगे। 2018 के जो क्वेश्चंस हुए थे 19 में बहुत रिपीट हुए थे, और 19 वाले जो अब की बार आने वाले हैं वो कई सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। और इसके साथ साथ आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप अच्छा खासा कमांड बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो की। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जिससे एक समान प्रबलता यानी कि ध्वनि और पिच की दो ध्वनियों के बीच अंतर बताया जा सकता है। यानी कि दो ध्वनियां जो होती हैं उनके बीच हम अंतर बता पाते हैं, किस वजह से जान पाते हैं, तो उनकी गुणवत्ता की वजह से। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। कह रहा है कि तारापुर में परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर डैश में स्थित है। यानी कि तारापुर जो परमाणु स्टेशन है वो है कहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट बायो क्वेश्चन में। इसमें कहा जा रहा है बायो वाले पे, डैश कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। तो ये क्या बनी होती हैं? अस्थि यानी कि हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस से। ऑप्शन पहला सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि जो भी लिखा हुआ है इसमें इसको इग्नोर कर दिया गया था कि क्वेश्चन ये गलत था इसके ऑप्शंस के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जब भी आपके शिफ्ट में पेपर आएगा तो वो उसमें सबको बराबर बराबर मार्क्स मिलते हैं, और इस क्वेश्चन को निगलेक्ट करके यानी कि हटा दिया जाता है, उसके बदले में कुछ बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। वो सभी को मिलते हैं उस शिफ्ट में जितने भी लोग रहे होंगे। तो ये भी एक हिसाब से कभी कभी फायदे वाली बात हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर ये वाला 18 नंबर का क्वेश्चन, जैसे मान लो 81 है और ये वाला आपको नहीं आ रहा था, आपने छोड़ दिया, तो ये इग्नोर हो गया। तो इग्नोर होने पर अभी तो आपने छोड़ दिया था तो कोई नंबर नहीं मिलता, लेकिन अब बोनस मार्क्स मिल जाएगा तो इसके भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये फायदा हो जाता है जब कई बार क्वेश्चन को इग्नोर करा जाता है। पिछली बार हमने कराया था, आपने देखा होगा, उसमें कम से कम नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन इग्नोर करे गए थे। इतने सारे क्वेश्चंस आप समझ सकते हो कितने मार्क्स बढ़ गए होंगे लोगों के। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको मैं डायरेक्ट थोड़ा सा ऐसा कर पढ़ लेता हूँ फिर आगे बढ़ा करता हूँ। कह रहा है कि उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। तो ये पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर। अब देखो, पहले ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो कि इस कर क्या रहा है। तो देखो, ये वाली जो डंडी थी ना, ये वाली, अब ये क्या हो गई है, उधर तो है ही, अब इधर भी हो गई है। अगली वाली में एक इधर हो गई है, फिर अगली वाली में इधर हो गई है, अब अगली वाली में ये इधर हो जाएगी। समझ गए होंगे। तो इधर किस में है देखो, तो ये वाला तो है नहीं हमारा, ये भी नहीं है, और ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि ये वाला सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो एक काम कर लो देखो, जैसे इसमें देखो डंडी कितनी है, एक, इसमें 2 हो गई हैं, इसमें 3 डंडियां हो गई, इसमें 4, तो इसमें कितनी होंगी, 5 होंगी। तो बस यहीं से आप काउंट करके आसानी से कर सकते हो। तो 5 डंडियां होंगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है देखो क्वेश्चन, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसमें कह रहा है सही प्रतिक्रिया के साथ निम्नलिखित के जोड़ें, यानी कि उनका नाम लिख कर दिया गया है और उनका सांकेतिक नाम दिया गया है। तो सबसे पहले देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम क्या बोलेंगे, CO। वहीं तांबा होता है कॉपर, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी के साथ। और सल्फर को हम एस से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा। सोडियम को ए से Na से, तो यहाँ C हो जाएगा। तो देखो, पहले का B हो जाएगा, दूसरे वाले का D हो जाएगा, यानी कि पहले का B हो जाएगा, दूसरे वाले का D हो जाएगा, और तीसरे का यानी कि थर्ड का हो जाएगा A। बचा चौथा हमारा, चौथा हो जाएगा यहाँ पर C। ऐसे याद करना। ठीक है, तो BDAC। अब यहाँ पर देख लो जरा सा क्या लिखा हुआ है, BDAC। तो देखो, पहला B, D, A और C, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार दे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये भी एक क्वेश्चन है बायो का। कह रहा है कि निषेचन डैश में होता है। तो निषेचन जो प्रोसेस होता है वो होता है फ्लैपियन ट्यूब में।
ऑप्शन दूसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो फ्लोपियन ट्यूब में प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये आवर्त सारणी से क्वेश्चन तो पूछे ही पूछा जाते हैं, ये आप मान लो रेलवे के लिए इतना इंपॉर्टेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल। अब कह रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में आदर्श गैसों की स्थिति क्या थी, यानी कि जो इनर्ट गैसें हैं, आदर्श गैसें हैं, वो कहाँ पर रहती थी मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी। तो उस समय तक आदर्श गैसों की खोज नहीं हुई थी, ये बात सही है कि इनको क्या है कि इनकी खोज नहीं हुई थी उस वक्त। जो 18वां समूह है आप देख रहे होंगे, वो नहीं आया था तब उस हिसाब से, तो इनकी जगह ही नहीं थी कोई, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या है। तो ब्यूटाइन का जो आणविक सूत्र होता है, इसका मतलब तो देखो, ये मान लो मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कि 4 होंगे तब हम उसको ब्यूट बोलेंगे, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट बोलेंगे। तो 4 देखो सब में है, पहले वाले को छोड़ दो। अब बात आती है, कह रहा है कि ब्यूटाइन एन इन आइन, तो इसमें से हो जाएगा कौन सा, इसमें कहेंगे जो दिया होता है, जैसे मान लो कि दिया है 4, कार्बन का 4 है, तो इसका दोगुना कर दो, 8 हो जाएगा, उसमें 2 घटा दो, बस ऐसे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 करेंगे तो ये तो 4 हो रहा है, 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 4 तो हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर मेथ एथ प्रोब्यूट, यानी कि कार्बन 4 होने चाहिए, यहाँ कार्बन 3 है, तो बस ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा ही बचा, वही से उत्तर हो जाएगा इसका, याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है आवर्त सारणी की एक पंक्ति में बाएं से दाएं विद्युत ऋणात्मकता डैश, और आवर्त सारणी की एक पंक्ति में बाईं और दाएं से विद्युत धनात्मक डैश। तो देखो जैसे मान लो कि एक पीरियोडिक टेबल है, ऐसे ऐसे करके बने हैं, और कह रहे कि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब इधर की तरफ जा रहे हैं। जब इधर की तरफ जाते हैं तो हमेशा याद रखना कि विद्युत ऋणात्मकता हमेशा बढ़ती है, यानी कि प्लस में जाती है, और इधर की तरफ आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, तो इधर तो बढ़ेगी। और आगे कह रहा है विद्युत धनात्मकता, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, विद्युत धनात्मकता क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा रीजनिंग वाला। इसमें करके कहा जा रहा है, इसमें से कौन सा हम सही से चिन्ह लगाएं कि उत्तर -10 आ जाए। तो मान लो कि पहला ऑप्शन को पहले ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 - 100 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पर हम लगा देते हैं भाग थोड़ी देर के लिए, ये हो जाएगा 4, और आगे में प्लस करके 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से कितना आएगा, -80 आएगा, बटे में 4 लिखेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि -20 आएगा, -20 प्लस का 10 मतलब क्या आ जाएगा, -10 सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो ये देखो -10 आ भी रहा है, और ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी ऑप्शन लगा के एक बार में सॉल्व कर लिया करिए, तो उसका आंसर जो सेटिस्फाई हो जाए वही बस उत्तर हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन है, एक सतह पर एक वस्तु द्वारा लगाया गया प्रणोद यानी कि थ्रस्ट किसके बराबर होता है। तो वस्तु के भार के बराबर ही होता है। जैसे मान लो कि ये वस्तु है ऐसे, और ये पानी में तैर रही है, मान लो कि ये पानी भरा हुआ है, ये पानी पे तैर रही है, तो नीचे से जो बल लग रहा है वो क्या है, ऊपर की तरफ उसको धक्का दे रहा है। तो वस्तु के अगर बराबर बल लग रहा है तो वस्तु उस पर तैर रही है, अगर वस्तु से ज्यादा बल लगा देगा ये, तो वस्तु क्या हो जाएगी, इसकी सतह से ऊपर होगी, लेकिन अगर कम बल लगाएगा वस्तु से तो वस्तु हमारी डूब जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो वस्तु के भार के बराबर क्या करता है, वो बल लगाता है ऊपर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला है, पथेर पंचाली डैश ने लिखी थी, ये एक क्या पूछा जाता है, एक नई नई रचनाएं होती हैं जो उस हिसाब से पूछी गई थी। अब आपको 2024 के हिसाब से याद रखना है, जो नई नई रचनाएं हैं उनके लेखक हैं, एक बार उनको जरूर पढ़ लेना है, और 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, उसमें आप सारी सीख जाएंगे। तो पथेर पंचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला ही सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गमला कीचड़ में खिलता, गमला कीचड़ का संबंध, तो मोमबत्ती का किससे, मोम से संबंध है। तो याद रखना कि कीचड़ और गमला, ठीक है, तो गमले में कीचड़ समझ सकते हो, वैसे ही मोमबत्ती क्या होती है, मोम से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे कि बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल में दिया जाता है, कई बार जो कप होते हैं इनको पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे डूरंड कप, तो डूरंड कप किससे संबंधित है, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन बताने की जरूर कोशिश करें एक बार। तो इनको ढूंढा करिए, अगर मैं पूछता भी हूँ तो आप एक बार गूगल करके देख लिया करिए कि कौन सा है, बस आप बता दिया करिए। इससे क्या होगा कि आप नई चीज भी सीख जाएंगे और आपका उत्तर भी मिल जाएगा आपको। तो ये बेगम हजरत महल कप संबंधित है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैथ का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कोई बल F किसी वस्तु विस्थापन पर S की दिशा में लग रहा है तो कार्य W का समीकरण क्या होगा। तो ये होता है W बराबर F इंटू में S।
तो यही बताना था कि W का वैल्यू क्या होगी, F इंटू एस के बराबर। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि F से क्या होता है फोर्स और S से होता है इस पे जो इसका विस्थापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अल्मोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये NH4 की पावर 2 SO4 होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। बस इसमें केवल फार्मूला आपको आना चाहिए, आप आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, सल्फेट की बात छोड़ दो, अमोनियम जो लिखा है तो NH4 और पावर में आगे हो जाएगा 2 और SO4। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर डैश तो क्या हो जाता है, लाल भूरे चूर्ण का अस्तारण हो जाता है या कोटिंग हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसके ऊपर एक लेप जैसा लग जाता है, वो क्या होता है, लाल भूरे चूर्ण का स्तंभ, यही बताया जा रहा है। इसको जंग के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखना। ठीक है, तो जंग मतलब लड़ाई वाला नहीं है, वो जंग जो जंग लग जाता है लोहे पर। अगला है निम्नलिखित में से किस खेल में एस और एडवांटेज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये टेनिस में होता है, हमेशा याद रखना कि टेनिस में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एक होता है थर्ड आई। थर्ड आई किससे संबंधित है, आपको एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना है थर्ड आई का संबंध किससे है, तीसरी आंख जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला है हियर मतलब लिसन, तो सेंस मतलब हो जाएगा परस्यू। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, जैसे हियर और लिसन का मतलब वैसे ही सेंस और परस्यू का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। Friends, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले सेशन में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से कुछ सीखने को मिला है और आगे भी आपको सीखने मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए टाइम से। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे पार्ट्स हमने करवा दिए हैं, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से आप जाइए, वहां से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं और उनको आप आसानी से देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरव्यू की वीडियोस देखना चाहते हैं, रेलवे इंटरव्यू, तो भी वहां पर प्लेलिस्ट बनी है एक नए नाम से, रेलवे इंटरव्यू के नाम से। आप उस पर क्लिक करिए और उस पर सारी वीडियोस खुल जाएंगे आपके सामने, आप आसानी से उनको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैथ के अगर क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं या कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं मैथ की, तो यहाँ पर नीचे आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के गणित वीडियोज को सर्च करेंगे और उसी में क्लिक करते ही सारे चैप्टर्स जितने हैं वो खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो पार्ट 1 से शुरू करिए और उनको लास्ट तक पढ़ते जाइए, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर उन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बाकी सारे जो क्वेश्चंस आप कहीं से करेंगे आप उनको आसानी से कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे एक्यूरेट आंसर के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पे अब तक नए हैं तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है दोबारा से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल पे जुड़ जाएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट साथ, आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।